Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you second law of motion. ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया जो कि बताता था कि इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया के बारे में हमारा फर्स्ट लॉ था कि हर एक बॉडी के पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनर्शिया होती है जिसकी की वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है या अपने जो भी स्टेट में रहती है, जिस भी स्टेट में रहती है उसको वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। ठीक है, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर वो कोई चीज चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है। अगर हमें इन दोनों ही स्टेट में अगर बदलाव करना है तो देन वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इट इज अबाउट इनर्शिया एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव किया और कैसे इसको लॉ का मतलब नाम दिया गया। जैसे मैंने पहले भी बताया ना, ऐसा नहीं है कि हमें लॉ बनाना है इसलिए हम काम करते हैं। ठीक है, हमारी क्या है ना, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक है, ऐसे साइंटिस्ट भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को जब उन्होंने देखा कि बार बार इसी तरह का होता है फिनोमेना, तो उन्होंने उसको कंपाइल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लॉ ताकि रेडीमेड तरीके से हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो कि हमें पता है कि जैसे हमें अचार बनता है ना, आम का अचार, नींबू का अचार, बहुत सारी चीजों का अचार बनता है। तो जब भी हमें अचार खाने का मन करेगा तो हम उसी वक्त अचार तो नहीं बनाने लगेंगे ना। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स होते हैं। तो क्या होता है कि हम एक रेडीमेड सोल्यूशन रखते हैं हर एक चीज का। ठीक है, ऑलरेडी बना है, क्योंकि अगर हर बार हम शुरू से पूरे फॉर्मूले लगाएंगे, शुरू से हर एक बार उसी चीज को रिपीट करेंगे हर बार, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, चीजों को समझने में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उन्होंने देखा कि ये ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट करती है और हर एक चीज के लिए ये चीज जो है यही नियम लागू होता है। एक ही मतलब ये नियम जो है हर एक चीज पे लागू होता है, इसीलिए इसको लॉ का नाम दे दिया गया। ठीक है, और नेचर में ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि हमने थ्योरेटिकली हमने कुछ बनाया है, नो, किसी ने कुछ नहीं बनाया है। जो ऑलरेडी नेचर में रहता था, एग्जिस्ट करता था, उसी को हमने एक लॉ के फॉर्म में दे दिया है कि भाई नेचर में ये वाली चीज इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया से लॉ आ गया। मतलब ये लॉ और वो जो आपका लीगल वाला लॉ होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये नेचुरल लॉ है, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता था, बस उसको जो है कागज पे लिख के रख दिया गया कि कोई नया नवेला आदमी आया तो ये नहीं कि वो फिर से ये सब लॉ डिराइव करने लग जाए। उसको ऑलरेडी पता हो कि ये लॉ होता है, उसके आगे का काम करे वो। ठीक है, इसीलिए ऐसा ये इसको नाम दिया गया। इसलिए से घबराना नहीं है कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। आप सब जानते हैं, बस आप ये जानिए कि जो आप जानते हैं उसको लॉ का नाम दे दिया गया है। ठीक है, बस ये है। ओके, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा व्हेन जब भी कोई चीज में रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना होता है तो हमें उसके ऊपर एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होता है, तभी हम उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। अगर रेस्ट में है तो उसको मूव कराना है तो एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। अगर ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है आपको अप्लाई करना होगा, तभी वो अपना मोशन जो है रोकेगा। तो ये हमने फर्स्ट लॉ में देखा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लॉ में देखा। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। ठीक है, अब हमने देखा कि बड़े फोर्स लगाना पड़ता है, उसको चलाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है, उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सीलरेशन, ठीक है, we would like to know how the acceleration of an object depends on the force applied। मतलब कि जैसे हमने कहा कि हम उसको फोर्स लगा के उसको चला दे रहे हैं, मतलब मूव कराने लग रहे हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, अब उसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से वो चलने लगा, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आया। तो अब हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो भी हम फोर्स देते हैं वो एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी पहले या तो कुछ थी और हमने फोर्स लगा के उसको रोक लिया, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंज आया। पहले वो चल रही थी अब वो रुक गई, या पहले वो रुकी हुई थी अब वो चलने लग गई, तो यहाँ दोनों ही केस में एक्सीलरेशन हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है,
इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है कि मतलब अगर हम 10 फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से कितनी अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ेगी, या अगर हम 5 फोर्स लगाएंगे तो उसके अमाउंट में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड कितना जो है वेलोसिटी में चेंज लाता है। अब हम इसको भी मतलब कैलकुलेट करके आपस में अपने पास रखना चाहते हैं कि कभी भविष्य में अगर हम चाहें कि हमको इस चीज की इतने सेकंड में इतनी वेलोसिटी बढ़ा देनी है तो हम कितना फोर्स लगाएं, है ना। अगर हम ये अभी से कैलकुलेट करके रखें, जैसे हम गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कितना अमाउंट का ब्रेक लगाने से, ठीक है, और कितनी देर में गाड़ी रुकेगी, कितनी की स्पीड होगी अगर गाड़ी की, तो कितनी देर बाद वो रुकेगी। तो ये सब यही से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। सो लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। तो जैसा मैंने कहा ना कि ये लॉज कहीं आउट ऑफ द बॉक्स अलग यूनिवर्स से नहीं आए, हमारे रोजमर्रा के जीवन से ही जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, उन्हीं से ये सब चीजों को लाया गया है। ओके, सो ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। तो अगर टेबल टेनिस की बॉल देखी होगी ना आपने, एकदम छोटी छोटी होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए टेबल टेनिस दो लोग ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, टेबल के ऊपर बॉल को ऐसे ऐसे मारते हैं, छोटा सा उसका रैकेट होता है, तो अगर किसी प्लेयर को वो बॉल लग भी जाए तो वो थोड़ी ऐसा हल्का सा लगेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, उसको ऐसे कोई भयंकर चोट नहीं लगेगी, है ना, थोड़ा सा लगेगा। ओके, आप लोगों ने भी प्लास्टिक की बॉल से खेला होगा, प्लास्टिक की बॉल से चोट नहीं लगती है, आपको ये पता है। ओके, ऑन द अदर हैंड व्हेन a fast moving cricket ball hits a spectator it may hurt him। तो जैसे कोई प्लेयर है वो छक्का मार देता है, तो आपने देखा होगा टीवी में मैच आता है, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा कई बार ऑडियंस को भी चोट लग जाती है, ठीक है। या आपने देखा होगा क्रिकेट में बैट्समैन या जो विकेट कीपर है वो हेलमेट पहन के रखते हैं, ठीक है, पैड्स पहन के रखते हैं, पूरा मतलब प्रोटेक्शन का इंतजाम करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बॉल है वो काफी स्पीड में रहती है, प्लस वो बॉल का जो मटेरियल होता है, जिस चीज से वो बनी रहती है, वो काफी हार्ड होती है, ठीक है। सो अ ट्रक एट ए रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क अलोंग अ रोड साइड। वहीं पे अगर कोई ट्रक अगर खड़ा है रोड के किनारे तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो आपको कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई आपको जो है चोट नहीं पहुंचाएगा। बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड्स एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड की भी स्पीड से चल रहा है तो वो सफिशिएंट है किसी पर्सन को मारने के लिए, अगर उस ट्रक के रास्ते में आ जाए तो, ठीक है। तो इन दोनों ही एग्जांपल से आपने क्या समझा, एक टेनिस बॉल, एक क्रिकेट बॉल और एक ट्रक, ठीक है। टेनिस बॉल में देखा आपने वजन छोटा है, स्पीड भी कम है। क्रिकेट बॉल में आपने देखा कि वजन तो कम है लेकिन स्पीड उसकी बहुत ज्यादा है। वहीं ट्रक में आपने क्या देखा कि स्पीड तो बहुत कम है लेकिन वजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि किसी भी चीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, या तो उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या तो उसका वजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई एक चीज भी ज्यादा रहेगी तो हम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं सामने वाले के ऊपर, ठीक है। तो अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर फ्रॉम अ गन। और वहीं पे अगर हम देखें गोली तो कितनी छोटी होती है, एकदम छोटी छोटी होती है, रिवॉल्वर में आपने टीवी में देखा होगा, ठीक है, तो कितनी छोटी होती है लेकिन वो सफिशिएंट होती है एक पर्सन को किल करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे फिर अब स्पीड भी रोल प्ले कर रही है, ठीक है, कि अगर किसी चीज का या तो मास बहुत ज्यादा हो या तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। सो दीज ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट that the impact produced by the object depends on their mass and velocity। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इम्पैक्ट, जैसे किसी इम्पैक्ट मतलब असर, ठीक है, इम्पैक्ट मतलब किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई असर डालना है, ठीक है, जैसे कि अभी ट्रक खड़ा है तो आपके ऊपर क्या असर डाल रहा है, कोई असर नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर ट्रक चल रही है, अगर आप उसके रास्ते में आएंगे तो आप तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, तो वो असर होगा उसका, ठीक है। तो जब भी कोई इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में कि इम्पैक्ट तभी कोई ऑब्जेक्ट डाल पाता है, जैसे अब टेनिस बॉल है वो तो कोई इम्पैक्ट नहीं डाला ना, क्योंकि एक तो उसका वजन कम है और उसके पास स्पीड भी कम है, यानी दो चीजें, मास और वेलोसिटी, ठीक है।
अगर इन दोनों में से ही कोई एक चीज ज्यादा है किसी के पास, या तो बहुत ज्यादा भारी है जैसे कि ट्रक, या तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आ रही जैसे कि बंदूक की गोली, क्रिकेट की बॉल, ठीक है, तो अगर ये ज्यादा है तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करना है, मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है या बहुत जल्दी घटाना है, ठीक है, मतलब बहुत कम सेकंड में हाई स्पीड, जैसे 0 है और 3 सेकंड में उसको 100 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंचाना है, या 100 की स्पीड से चल रही है, 3 सेकंड के अंदर उसको 0 की स्पीड पे पहुंचाना है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड, we know that a greater force is required to give a greater velocity। हमें पता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होता है, ज्यादा, जैसे जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी, जैसे आप फुटबॉल को का गेम खेला होगा आपने, ठीक है, जितनी तेजी से आप किक करोगे, जितना फोर्स से मारोगे बॉल को, बॉल उतनी तेज स्पीड से जाएगी, और धीरे से मारोगे तो धीरे स्पीड से जाएगी, है ना। तो ज्यादा फोर्स चाहिए ज्यादा वेलोसिटी को लाने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए। तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। यानी हमने देखा कि जैसे कोई भी इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी और मास इन दोनों का बहुत ही रोल है, ठीक है। तो यानी कि कोई, अगर हम इन दोनों को मिला करके कोई एक ऐसा क्वांटिटी बना दे जिससे कि हम कहें कि मास और वेलोसिटी का ये क्वांटिटी जो है ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मतलब ये दोनों ही एक्ट कर रही है, ठीक है, इम्पैक्ट लाने में, तो इसीलिए हम कोई ऐसी इम्पोर्टेंट सी जो है एक कॉमन नेम दे दें, है ना। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि जैसे कि वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है, भले ही हम कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, बट वी आर ऑल इंडियंस। तो हम एक छतरी के नीचे आ गए ना, इंडियन की छतरी के नीचे। अब इंडियंस कंस्टिट्यूट राजस्थान, पंजाब, ये वो, ठीक है। तो वैसे ही अब मास और वेलोसिटी दोनों ही इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन दोनों को हमने एक कंबाइंड नाम दे दिया है, ठीक है। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने कहा कि किसी भी चीज का जो भी इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है वो उसकी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम वेलोसिटी और मास को एक कंबाइंड टर्म दे दें, ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम दिया मोमेंटम, ठीक है। जैसे हम इंडिया बोलते हैं वैसे मोमेंटम, ओके। द मोमेंटम P, अब मोमेंटम को उन्होंने सिंबल दिया P, मोमेंटम को P से डिनोट किया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास M, मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी V, तो वेलोसिटी को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम जो भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो उसकी मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को उन्होंने मोमेंटम का नाम दिया, ठीक है। सो मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मोमेंटम के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है मोमेंटम के अंदर उसके पास डायरेक्शन भी होता है ना, तो इसी वजह से मोमेंटम के पास भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। सो इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ही डायरेक्शन इसमें लगता है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एसआई यूनिट्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी ये मास का है, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का है। तो एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो जब भी एग्जाम में अगर आपको आए तो ये यूनिट जरूर लिखना है। मोमेंटम कैलकुलेट करने के बाद आंसर के साथ ये यूनिट जरूर लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। Since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces a change in momentum. तो हमें पता है कि अब फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज आता है। तो हमने ये देखा क्योंकि मोमेंटम के अंदर दो कंपोनेंट है, मास और वेलोसिटी, और फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी फोर्स लगाने से हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है। फोर्स और मोमेंटम भी आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम।
Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए जैसे कोई कार होती है, उसकी बैटरी पुरानी हो जाती है, तो जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है, क्योंकि बैटरी वीक हो गई होती है, बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई होती है। जब भी हम किसी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल थोड़ा सा पावर हमको चाहिए होता है, तो वो जो बैटरी लगी रहती है अगर वो वीक हो जाती है तो कार स्टार्ट नहीं होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है ना, ताकि जो बैटरी वो थोड़ी सी चार्ज हो जाए और उस पर करंट आए तो चाबी लगाने पे गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, कितने की स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, which is sufficient to start its engine. ठीक है, if 1 or 2 persons give a sudden push, unbalanced force to it, it hardly starts. अगर एक या दो लोग धक्का दे रहे हैं उसको, तो इतनी की स्पीड तो नहीं गेन करेगी ना इतनी जल्दी। जैसे मैंने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया, मेरे साथ कोई और भी धक्का लगा रहा है, तो जैसे मैंने धक्का लगाना शुरू किया तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड तो नहीं आई। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका टायर घूमने लगा तो धीरे धीरे चलते चलते देखा होगा थोड़ा और गाड़ी अपने आप चलने लगती है। एक फ्रिक्शन को जब ओवरकम कर लेती है तो थोड़ा सा हमें शुरुआत में ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद गाड़ी जो है अपने से ही थोड़ा थोड़ा चलने लगती है। तो अगर हम और धक्का लगाएं तो उसकी स्पीड हम और बढ़ जाती है। ठीक है, सो इफ 1 or 2 persons give a sudden push, unbalanced force to it, it hardly starts. But a continuous push over some time results in a gradual acceleration of the car to this speed. तो अगर हम थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यूअस धक्का लगाते रहे तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे गोल गोल टायर घूमने लगता है, तो अपने आप बढ़ जाती है और वो 1 मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड को अटेन कर लेती है। ठीक है, it means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. तो हमने ये देखा कि जो भी हमने यहाँ इम्पैक्ट देखा या मोमेंटम देखा, ठीक है, गाड़ी का मोमेंटम चेंज हुआ ना, वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये जो मोमेंटम शुरुआत में हमने वही फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन मोमेंटम जो है गाड़ी की स्पीड जो है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, उतने ही फोर्स से नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन हम बाद में भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी वहां स्टार्ट हो गई। यानी कि यहाँ पे टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, न केवल वेलोसिटी बट टाइम ऑल्सो इम्पैक्ट्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम में टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है कि कोई फोर्स जो है आप कितने समय के लिए लगा रहे हो। ठीक है, सपोज जैसे आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हो कि जैसे आप जो है 4 घंटे रोज पढ़ते हो। ठीक है, तो जब फर्स्ट टर्म आया तो आप 4 घंटे रोज पढ़ते थे, तो आपके एग्जाम में 100 में से जो है 60 मार्क्स ही आए। ठीक है, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो रोज, लेकिन 100 में से 60 मार्क्स है। लेकिन 1 महीना आपने पढ़ा था ऐसे, ठीक है, लेकिन आप एक अगले महीने भी आप इसी तरीके से पढ़ते रहे, उसके अगले महीने भी इसी तरीके से पढ़ते रहे, 4 में आपने कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखी। ठीक है, लेकिन अगली बार जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं, इवन दो कि आपने जो है पहले की तरह अभी भी आप 4 ही घंटा पढ़ रहे हो जैसे आपने पहले टर्म में पढ़ा था, लेकिन उस वक्त 60 मार्क्स आए थे, लेकिन अभी भी आप 4 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन इस वक्त आपके 90 नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूटी यानी चेंज इन मोमेंटम का फर्क। ठीक है, यानी समय भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम एक ही फोर्स से काम कर रहे होते हैं लेकिन वो कितने समय तक के लिए किया, ये भी चेंज इन मोमेंटम में इफेक्ट डालता है, जैसे कि हमारी स्टडीज के ऊपर डालता है। हम एक ही घंटे 4 घंटे ही हमेशा ही पढ़ रहे थे, लेकिन अगर हम उस 4 घंटे को लंबे समय तक करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट कुछ अलग आता है, और अगर हम वही 4 घंटे 1 महीने के लिए ही करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ अलग आता है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से मोमेंटम के लिए भी है। ठीक है, कि it means that a change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. ठीक है, it may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is चेंज। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज
चेंज, ठीक है। तो जितना टाइम लगा मोमेंटम को एक मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम में आने के लिए, मोमेंटम मतलब फोर्स जितना भी हमने अप्लाई किया वो, या उसको हम मोमेंटम कह सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब ये मोमेंटम हो गया पहले, लेकिन हम ये मास और वेलोसिटी को कितने समय के लिए कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मतलब टाइम का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the applied unbalanced force in the direction of force, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, ठीक है। ये कोई मैंने कहा था ना कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा कोई मतलब किसी दूसरे ग्रह से या दूसरे प्लैनेट से चीज नहीं आई है। आपने जो रियल लाइफ में चीजें देखी हैं, समझी हैं, उसी को लॉ के फॉर्म में कह दिया गया है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, और ये कहाँ पे रहता है, ये इसका डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में लग रहा है इसका भी महत्व है, ठीक है। तो ये उसी डायरेक्शन में लगता है जिसमें कि आपने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन मतलब फॉर्मूले के बेस में कैसे लिखेंगे। तो हमने अभी मतलब जैसे टेक्स्ट पढ़ लिया, जैसे एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज होने में मास और वेलोसिटी का जो डिफरेंस है अपॉन टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कि हमने फोर्स कितना लगाया है ओवर द टाइम में, ठीक है। सो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा, ओके। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं तो उसको हम m से डिनोट करते हैं, सिंबल है मास के लिए जनरली हम m सिंबल लेते हैं, ठीक है। m is moving along a straight line। अब देखिए यहाँ पे जब भी बोला जाता है स्ट्रेट लाइन तो यहाँ आइडियल कंडीशंस ली जाती हैं, क्योंकि ये हम अभी क्या है ना कि हम बिल्कुल समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। अभी हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम समझ तो लें, तो इसीलिए हमेशा जो है सेफ साइड चलने के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन लिया जाता है, ताकि यहाँ डायरेक्शन की मतलब बात ना आए और हम पहले समझ लें चीजों को, उसके बाद हम इसको जब समझ जाएंगे तो हम इसको डायरेक्शन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन लिया गया है, ओके। विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, अब इनिशियल वेलोसिटी u के साथ कोई ऑब्जेक्ट m मास का मूव कर रहा है। मान लीजिए रोड है, सीधी सीधी रोड है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है और वो u वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स f। तो हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m था और वो u वेलोसिटी से चल रहा था, एक फोर्स लगाया जिससे कि उसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे u से v हो गई, ठीक है। और कितने टाइम में हो गई, t टाइम में u से v हो गई। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, तो हमने एक फोर्स लगाया उसके ऊपर और धक्का दिया उसको, और विद इन 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, टाइम t यानी 5 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। ये एग्जांपल ऐसे समझने के लिए, ठीक है। सो द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, अगर इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है कि p, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या था, m था, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल मोमेंटम, जिसको कि हम p1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने फोर्स नहीं लगाया था तब का मोमेंटम जब हम अगर कैलकुलेट करें तो p1 इज इक्वल टू mu, मास इंटू वेलोसिटी। और फाइनल मोमेंटम क्या है, जब हमने फोर्स अप्लाई कर लिया उसकी स्पीड बढ़ गई तो फाइनली उसका मोमेंटम क्या हो गया था, mv, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, अगर हम चेंज इन मोमेंटम, कितना बदलाव आया मोमेंटम में, पहले मोमेंटम और दूसरे मोमेंटम में, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1, है ना। p2 माइनस p1 यही बताएगा चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, उसको हमने फिर लिख दिया mv माइनस mu, लिख सकते हैं ना। p2 क्योंकि mv और p1 जो है mu के बराबर था, इसलिए हमने p2 को mv से और p1 को mu से रिप्लेस कर दिया। देन हम मास जो है दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और v माइनस u लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम रेट निकालते हैं, जब भी हम किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट निकालते हैं, तो कितना टाइम लगा इस मोमेंटम को चेंज होने में, ठीक है।
पहले उसका मोमेंटम एम यू था, बाद में उसका मोमेंटम एम वी हो गया, तो एम यू से एम वी होने में उसको टाइम टी लगा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, जैसे हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी कितने समय में जो है चेंज हुई। ठीक है, तो ये होता है। वैसे ही मोमेंटम के लिए भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो एम यू या एम वी अपॉन टाइम टी, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, सो और द अप्लाइड फोर्स, अब हम ये भी जानते हैं कि जो भी मोमेंटम में चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, वो फोर्स के अप्लाई करने की वजह से आया है। जैसे कोई भी चीज चल रही है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी तो उसकी वेलोसिटी यू से वी हुई, तो ये जो वेलोसिटी यू से वी हुई, मास तो वही रहा, तो हमने फोर्स उसके ऊपर कोई अप्लाई किया, उसी की वजह से ये हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे जो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख रहे थे, इसकी जगह पे हम फोर्स लिख सकते हैं कि हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, क्योंकि फोर्स की वजह से ही आया है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, इसको हमने इक्वल टू में बदल दिया और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा दिया। ठीक है, कि ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमने अब फोर्स को भी डिफाइन कर दिया कि भाई फोर्स क्या होगा अगर हम चाहें कि एक यूनिट का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि ये के जो है ये इसकी वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप देखिए कि के एम इंटू वी माइनस यू। ठीक है, अब आपको पता है वी माइनस यू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, ये वाला जो फिगर है ये। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, तो इसको हमने ए यानी एक्सीलरेशन से डिनोट किया, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू के इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, so here a is equal to v minus u upon t is the acceleration, which is the rate of change of velocity. ठीक है, the quantity k is a constant of proportionality constant है। ठीक है, the SI units of mass and acceleration are kg and meter per second respectively. तो मास की यूनिट kg होती है, acceleration की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, the unit of force is so chosen that the value of constant k becomes 1. तो इन वैल्यूज जो ये जो m है, एक्सेलरेशन है, अगर हम बोलें कि इनकी वैल्यू 1 कर दे अगर हम, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी मतलब इस तरीके से चुना जाए कि k की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, the unit of force is so chosen that the value of constant k becomes 1. For this 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड, तो अब हमने फोर्स को ही डिफाइन कर दिया कि एक यूनिट फोर्स कितना होता है। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबका 1 कर दिया, तो 1 यूनिट फोर्स यानी F को 1 कर दिया, 1 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू K इंटू 1 kg, मास को भी हमने 1 kg ले लिया और स्पीड का जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन था उसको भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। ठीक है, thus the values of k become 1. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला मिल गया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह हर इक्वेशन में बहुत बार यूज करना होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg है मास के लिए और एक्सीलरेशन से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, या इस पूरे को एक टर्म दिया गया है न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन भी हम कह सकते हैं और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, विच है सिंबल n, तो इसके लिए फोर्स के लिए जो है n सिंबल, जैसे कि कितना फोर्स आया, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, हम बोलते हैं ना ऐसे 5 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ऐसे
तो SI यूनिट में इसका kg मीटर पर सेकेंड है और सिंबल इसके लिए हम n यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस ए मेथड to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इतना सारा कुछ हमने समझा, इतना सारा कैलकुलेट किया। अगर हम हर बारी ये सब कैलकुलेट करें, हर इंसान करे तो बड़ा मतलब हमारी लाइफ स्लो हो जाती ना। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट करके हमें रेडीमेड सोल्यूशन दे दिया कि लो भाई तुम करो, ठीक है, तुम अपना करो, तुम अपना ये जो फॉर्मूला है इसको तुम डिराइव मत करो, इसको यूज करके कुछ अच्छा चीज बनाओ, कुछ अच्छे झूले बनाओ, कुछ अच्छे मतलब जैसे हम बड़े बड़े झूलों में जाते हैं वहां पे, या गाड़ी बनाइए या कुछ इस तरह का इंजन बनाइए, ठीक है, इस तरह की चीजें बनाइए। तो मतलब बहुत ज्यादा बेसिक रिसर्च मत करिए, आप अप्लाइड रिसर्च करिए, क्योंकि बेसिक रिसर्च तो हमने आपको करके दे दिया है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक मेथड देता है कि कैसे हम किसी फोर्स का जो है इम्पैक्ट को हम कैलकुलेट कर सके, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से ये चीज इतनी मास की इतनी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि हम जैसे कि रॉकेट भेजते हैं आसमान में, तो ग्रेविटी इतनी है अर्थ की, ठीक है, तो हमें उसको भेजना है, हाँ, तो रॉकेट का मास कितना है, वजन कितना है, तो मास हमको पता है, अर्थ का जो है हमको ग्रेविटी भी पता है। तो अब हमें कितने फोर्स का वो चाहिए, इंजन चाहिए, कितने फोर्स का मतलब हमको जो है इस तरह का जो है फ्यूल चाहिए, या कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए इतना फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम सब उसी से कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, तभी हमारा रॉकेट ऊपर जा पाता है। नहीं तो हम कैसे कैलकुलेट करते, नहीं कैलकुलेट कर पाते तो फिर हम कभी भेज ही नहीं पाते कि हमको भाई कितना फोर्स लगाना है जिससे अर्थ की ग्रेविटी को ये ओवरकम करके रॉकेट आसमान में चला जाए। नहीं तो हम तो कुछ भी फेंकते हैं वो नीचे आ जाता है नीचे आ जाता है ना, तो हम क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते नहीं है, ठीक है, कि अर्थ की ग्रेविटी को वो ओवरकम कर पाए, ठीक है। सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हम ज्यादातर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हर रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि ये तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से है, हाँ। और हम फालतू में जो है इतना डर रहे होते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सब लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि न्यूटन को सब लोग बहुत भला बुरा कहते हैं कि न्यूटन ने ये लॉ बना दिया, न्यूटन ने वो लॉ बना दिया, हमें इतना पढ़ना पड़ता है। न्यूटन ने कोई लॉ नहीं बनाया, न्यूटन ने जो हमारी डे टू डे लाइफ की ऑब्जर्वेशंस थी उसी को उन्होंने रेडीमेड, उन्होंने तो हमारा मतलब काम आसान कर दिया है। हर बार हमें कैलकुलेट करना पड़ता, हर बार हमें वही काम करना पड़ता है ना। तो जैसे आपको खाना बनाने के लिए सब्जी और मसाले सब कुछ काट कूट के दे दे, तो आप बोलो कि लो आप अपनी डिश बना लो, तो कितना काम आपका आसान हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही न्यूटन ने हमें लॉज बना के दे दिए कि लो भाई तुम लोग मजे करो और इसको अप्लाई करके अपनी जिंदगी खुशहाल बना लो, अच्छी बना लो, ठीक है। तो ही वॉज ए ब्लेसिंग टू अस, ठीक है। सो डोंट कर्स देम। और वो न्यूटन जो है ये कहीं यूनिवर्स से उठा के लॉ नहीं लाए, ये आपकी अर्थ में और आपकी डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करती थी, बस उनकी आंखें इतनी अच्छी थी और इतना दिमाग तेज था कि उन्होंने इसको महसूस कर लिया और इसको लॉ के फॉर्म में दे दिया, ठीक है। सो हैव यू नोटिस्ड दैट व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स विद द मूविंग बॉल। जैसे मैंने कैच किया, यहाँ कैच करके मैं हाथ भी नीचे करती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो उसका मूवमेंट था बॉल जिस स्पीड, अगर मैं हाथ यहाँ पे पकड़ लूँ ऐसे तो मेरे हाथ में बहुत चोट आएगी और मैं ऐसे बॉल को झटक भी सकती हूँ, झटका भी दे सकती है। लेकिन अगर कैच करने के साथ ही मैं अपना हाथ भी नीचे करूँ तो उसी स्पीड के साथ मतलब थोड़ी उसकी स्पीड जो है मेरे हाथ में आएगी और मेरा हाथ भी नीचे जाएगा तो मुझे कम चोट आएगी, ठीक है। सो in doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. अब आपने देखा कि force is equal to mass into acceleration, और acceleration किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर। यानी टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, है ना। और अगर टाइम झट से पकड़ लिया आपने यहीं पे तो यानी टाइम कम लगा और आपको फोर्स ज्यादा महसूस होगा, चोट ज्यादा लग सकती है, ठीक है। सो thus the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. Okay, if the ball is stopped suddenly, अगर suddenly हम जल्दी से बॉल को रोक लेंगे, ठीक है, then its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time. तो जिस भी velocity से आ रही होगी बॉल
उसकी वेलोसिटी बहुत कम समय में ही जीरो को पहुंच जाएगी, है ना। ऐसा तो धीरे धीरे थोड़ा और टाइम लगा, 4 सेकंड और लगा, ठीक है, लेकिन वो उसी वक्त जब आप पकड़ लोगे झट से, ठीक है, तो बहुत जल्दी जो वेलोसिटी का जो चेंज है, उस चेंज को आने में जो टाइम लगा वो बहुत कम होगा, 1 सेकंड का होगा, तो आपके को फोर्स ज्यादा महसूस होगा, ठीक है। और अगर वो जो वेलोसिटी है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और आपको 5 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड आपने ऐसे किया, ठीक है, तो यानी जिस भी स्पीड से आ रही है और जीरो होने में 5 सेकंड लगे तो 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन आपने 5 सेकंड एक ही सेकंड में कर लिया, ठीक है, मतलब 5 की स्पीड से आ रही थी बॉल और आपने एक ही सेकंड में उसको पकड़ लिया, तो यानी आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 5 न्यूटन का लगेगा, तो आपको ज्यादा चोट लगेगी ना, ठीक है। सो देयरफॉर अ लार्ज फोर्स would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder, और उसको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा और उसको हर्ट भी ज्यादा होगा, हाथ में चोट भी लग सकती है, ठीक है। इन ए हाई जंप एथलेटिक इवेंट्स द एथलीट्स आर मेड टू फॉल ईदर ऑन द कुशन बेड और ऑन ए सैंड बेड। तो आपने देखा होगा लॉन्ग जंप या हाई जंप में जो है जब एथलीट कूदते हैं तो जब वो कूद के गिरते हैं तो वो सोफा टाइप का बेड होता है, बिल्कुल कुशन्ड बेड होता है या रेत वाला बेड होता है। क्यों? क्योंकि जब वो जाते हैं ऐसे करके, जैसे वो कूदते हैं तो ऐसे दबता है वो, ठीक है, तो जो दबता है तो उसमें समय इंक्रीज हो जाता है ना, जैसे 3 सेकंड और इंक्रीज हो गया, तो उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो कम लगेगा। लेकिन अगर वो किसी हार्ड सरफेस पे गिर जाएंगे तो धक से वो तो फर्स्ट तो नहीं दबेगा, जब दबेगा नहीं तो वो एकदम उनका जो वेलोसिटी है वो खट से जो है वो चेंज हो जाएगी बहुत कम समय में, तो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट लगेगा, बहुत ज्यादा चोट लगेगी, ठीक है। सो दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स। तो यहाँ पे हम मोमेंटम का नाम लेंगे कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम करता है, ठीक है, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। ट्राई टू पॉन्डर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो, ठीक है, तो सिंगल ब्लो में एकदम खट से एक ही ब्लो में एक आइस का पूरे शील्ड को कराटे वाला जो प्लेयर है वो तोड़ लेता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि अभी हमने ये देखा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम टाइम को कम कर दें, ठीक है, टाइम को कम कर दें तो फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर हम टाइम को बढ़ा दें तो फोर्स घट जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं, कराटे का प्लेयर चाहता है कि हमें कम से कम फोर्स लगाना पड़े और हमारा इम्पैक्ट ज्यादा हो, ठीक है। तो फोर्स कम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फोर्स को अगर हमें कम लगाना है, मतलब हम चाहते हैं कि फोर्स ज्यादा लगे उसके ऊपर, मतलब इम्पैक्ट ज्यादा आए, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे विद इन नो टाइम, खट से बहुत जल्दी से हाथ चलाते हैं वो अपना, तो अगर हम ऐसे करें, ठीक है, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, जितना फोर्स नहीं क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। तो अगर हम बहुत कम समय में, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर उसके ऊपर ऐसे करें तो वो ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा और वो स्लैब टूट जाएगा, क्योंकि उस स्लैब को फोर्स को तोड़ने के लिए फोर्स चाहिए ना, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट हो, तो हम कम समय में हमें उसको हिट करना होगा, कम से कम समय में, ताकि जो है वो टूट जाए। इसलिए कराटे प्लेयर उसको तोड़ पाता है और हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि हमारे को वो प्रैक्टिस नहीं है इतनी जल्दी अपना हाथ मूव कराने की। जिस स्पीड से जो हाथ मूव कराते हैं वो भी काफी मैटर करती है कि कितनी स्पीड से और कितने टाइम से उन्होंने उसको हिट किया। फाइन। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें डिराइव हुआ। ओके, देन हम यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम टाइम को इधर ले आएंगे, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास mv इंटू mv, ठीक है। That is when force is 0, अगर मान लीजिए फोर्स 0 है, v इज इक्वल टू जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, है ना, मतलब एक बराबर हो जाएगी। क्योंकि फॉर वॉट एवर टाइम t इज टेकन, चाहे कितना भी टाइम, क्योंकि यहाँ तो 0 ही हो गया, ठीक है। दिस मीन्स that the object will continue moving with uniform velocity
u throughout the time t. If u is 0 then v will also be 0, that is the object will remain at rest. ठीक है, तो हमने देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर लिया, यानी कि दोनों ही लॉ हमारे बिल्कुल सटीक है। अगर हम कह रहे हैं कि हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आए, आपको देखा आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हुआ, हम उसको m और ब्रैकेट में v माइनस यू, क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है अपॉन टाइम, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे किसी के ऊपर, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, यानी फोर्स 0 है, तो 0 को t से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, चाहे कितने भी टाइम के लिए करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी इज इक्वल टू एम यू आ जाएगा। ठीक है, और मास तो दोनों तरफ से कट जाएगा, दोनों एक ही मास है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। यानी कि अगर हम फोर्स ना अप्लाई करें किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही करती रहेगी। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हमने इसको सेकेंड लॉ से भी डिराइव कर लिया। ठीक है, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि थ्रू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यू कैन डू इट हियर फ्रॉम हियर। ओके, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 9.1। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक कांस्टेंट फोर्स जो है एक्ट कर रहा है एक 5 kg मास पे, जो कि 2 सेकेंड के लिए। It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. हमें force calculate करना है। Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? अगर हम जैसे यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए पहले हमने ये फोर्स अप्लाई किया, अगर हम ये 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या आती। ठीक है, तो हमें पहले फोर्स कैलकुलेट करना है, फिर हमें दूसरी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, वी हैव बीन गिवन दैट u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 3 मीटर पर सेकेंड की है, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड की है, टाइम हमें 2 सेकेंड लिया है, और मास हमारा 5 kg का है। ठीक है, तो इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम v माइनस यू अपॉन टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ मास 5 kg है, फाइनल वेलोसिटी 7 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है 3 है, और ये टाइम हमारा 2 सेकेंड लग रहा है, तो हमारे फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स हमारा आ गया। सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज इन द रिलेशन, तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो हमें मिल गया नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, अगर हम 2 सेकेंड के बजाय 5 सेकेंड तक के लिए यही फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, देन द फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रीराइटिंग द इक्वेशन 9.5 एज v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी बाई एम। अगर हम 9.5 को मॉडिफाई करें कि भाई फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है तो क्या आएगा, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज जो जब हम पुट करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम यूज़ करके, इन लॉज को यूज़ करके हम अपने डे टू डे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम 9.2, which would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second or a 4 kg mass at 2 meter per second। किसमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन को यूज़ करें फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमें पहले केस में जो है फोर्स मिलेगा 10 न्यूटन का और दूसरे केस में फोर्स मिलेगा 8 न्यूटन का, यानी कि पहले केस में ज़्यादा फोर्स चाहिए हमें एक्सेलरेट करने के लिए। फाइन, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 9.3, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kgs। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार 108 किलोमीटर पर आवर दी है, इसको हम पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि कार रुक गई है तो वो फाइनल वेलोसिटी 0 है, और टोटल मास ऑफ द मोटर कार अलॉन्ग विद द पैसेंजर 1000 kgs है, और कितना टाइम लग रहा है स्टॉप होने में, 4 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 9.5 वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F अप्लाइड बाय द ब्रेक्स एज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो मास यहाँ 1000 kgs है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब 30 है, और कितने टाइम में, 4 सेकेंड में हो रही है, तो हमारा आंसर आया 77,500 न्यूटन्स। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए। ठीक है,
और एग्जाम्पल है 9.4, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 and acceleration of 10 meter per second and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second. What acceleration would it give if both the masses were tied together? ठीक है, अगर दोनों masses को एक साथ बांध दिया जाए तो कितना जो है फोर्स जो है हमें, या कितना एक्सेलरेशन आएगा उसका. ठीक है, तो इक्वेशन 9.4 को हम यूज़ करेंगे. m1 फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा, m2 फोर्स अपॉन a2 हो जाएगा. तो a1 अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 आ जाएगा, a2 20 हमें दिया हुआ है वैल्यूज. ठीक है, फोर्स 5 दिया हुआ है, तो m1 अगर हम कैलकुलेट करें तो 5/10 यानी 0.5 kg, और m2 कितना आएगा 5/20 यानी 0.25 kg. If the two masses were tied together, the total mass would become 0.5 plus 0.25 यानी 0.75. तो एक्सीलरेशन ए हमें निकालना है. ठीक है, बाय द कंबाइंड मास बाय द 5 न्यूटन फोर्स वुड बी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. तो हमारे पास आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.5. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन 9.99. ठीक है, हाउ मच फोर्स डज द बॉल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट. तो इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हैं बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉल लास्ट में स्टॉप हो गई है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई है, और 0 होने में इसको कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स का. ठीक है, सो दस इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन 10 सेकेंड. सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ क्लियर दैट द बॉल मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी. तो हम निकालेंगे यहाँ पे जो कि हमारा आएगा -0.02 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा आंसर आया है यहाँ पे. ठीक है, सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल F इज, फोर्स को हमको पता है फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. हमें मास 20/1000 kg, हम इसको डिवाइड कर देंगे इंटू 0.02, तो हमारे पास आ जाएगा -0.0004 न्यूटन. ठीक है, और नेगेटिव साइन इम्प्लाइज दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल. तो जो ये माइनस साइन दिखा रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि जिस दिशा में फोर्स लगाया है उसके अगेंस्ट में फोर्स ज़्यादा लगा है. ठीक है, सो आई होप कि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट then you can write in the comment section. I will surely reply. And one appeal I want to make, that do subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you.